हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपना डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात कर रहे हैं मित्रों राजस्थान की प्रमुख चित्रकला के बारे में। ठीक है, क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें अपन लगभग 180 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न से ही पहला प्रश्न आपके सामने है। V.S. वाकणकर ने राजस्थान में साथियों 1953 में किन स्थानों पर चित्रित शिलाश्रयों की इन्होंने खोज की है। ठीक है, बताओ देखे इन्होंने कहाँ पर जो है चित्रित शिलाश्रयों की खोज की और प्रत्येक विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हाथों हाथ होता रहे और आपका जो मूल्यांकन है वो भी होता रहे कि कितने प्रश्न आपको आते और नहीं आते। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा, झालावाड़, माउंट आबू और ईडर के अंदर साथियों इन्होंने चित्रित शिलाश्रयों की खोज करी थी। कब करी थी साथियों, तो ध्यान रख लेना 1953 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना। चलो, इसके बाद देखो कोटा के अंदर जो चंबल घाटी है और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर के अंदर चित्रित शिलाश्रयों की खोज V.S. वाकणकर ने करी थी सन 1953 में। ये सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है ना भाई। रेणु चावला, मिस्टर सोनू, कपिल सिसोदिया, ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग और फटाफट से जुड़ जाइए सभी। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ यानी कि औद निरुक्ति, वृत्ति एवं 10 वैकालिक जो सूत्र चूर्णी है 1060 ईस्वी में ये चित्रित किया गया था। ये कहाँ पर मिले हैं बताओ। देखिए इसका सही आंसर कौन देगा, बताओ। तो ध्यान रखना ये जैसलमेर भंडार के अंदर मिले हैं। ठीक है ना, कौन, औद निरुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक जो सूत्र चूर्णी है ये। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि से किसे माना जाता है बताओ। देखिए राजस्थान की जो चित्रकला की जन्मभूमि है साथियों वो किसको माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, मेदपाट यानी कि मेवाड़ को राजस्थान की चित्रकला की भूमि माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक जो विभाजन है वो किसने प्रस्तुत किया था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है साथियों वो किसने प्रस्तुत किया था। तो ध्यान रख लेना, आनंद कुमार स्वामी ने जो है राजस्थानी जो चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने प्रस्तुत किया था ना। और किसके अंदर किया था, राजपूत जो पेंटिंग्स नामक पुस्तक है उसके अंदर इन्होंने सन 1916 के अंदर जो है चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने राजस्थानी चित्रकला को साथियों राजपूत कला नाम दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। राजपूत जो है कला इन्होंने नाम दिया था। तो ये रहेगा साथियों आपके, क्या रहेगा, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हैवेल और W.H. ब्राउन ने साथियों राजपूत कला नाम दिया था किसको, राजस्थानी चित्रकला को, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। मिस रूही राधे राधे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो भाई, कुमार स्वामी और ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत जो चित्रकला है वो कहा था। और W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन जो पेंटिंग्स था उसके अंदर इस प्रदेश की चित्रकला को किस नाम से नाम दिया था, पुकारा था। तो राजपूत कला के नाम से इन्होंने भी पुकारा था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। देखो इस प्रदेश की चित्रकला को जो राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया है, इस प्रदेश की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला जो नाम है वो किसने दिया है, ये फटाफट से बताना है। राजस्थानी चित्रकला यानी कि राजपूत कला का खंडन करके इन्होंने जो है राई कृष्ण दास ने इसे किस नाम नाम से पुकारा था, तो राजस्थानी चित्रकला के नाम से इसको इन्होंने पुकारा था। ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला के नाम से इन्होंने इसे पुकारा था है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। देखो विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है वो कब माना जा सकता है, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म साथियों वो कब माना जा सकता है बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा 1500 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किशनगढ़ शैली पर शोध एवं लेखन कार्य जो है किन विद्वानों ने किया है बताइए। किशनगढ़ शैली पर शोध एवं लेखन जो कार्य है वो किन विद्वानों ने किया है।
तो ये किया था एरिक डिक्सन्स ने, और ध्यान रख लेना डॉक्टर फैयाज अली ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला प्रारंभ में किन शैलियों से प्रभावित थी? राजस्थानी चित्रकला प्रारंभ में किन शैलियों से प्रभावित थी? बताइए फटाफट से, इसका सही आंसर कौन देगा? तो ध्यान रख लेना, ये जैन शैली से, गुजरात शैली से और अपभ्रंश शैली से ये क्या थी? प्रभावित थी। ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बूंदी कोटा चित्रशैली पर किन विद्वानों ने जो है कार्य किया है? बूंदी कोटा चित्रशैली पर किन विद्वानों ने कार्य किया है? बताइए। डॉक्टर मोती चंद्र और श्रीधर अंधारे ने, या फिर प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू जी आर्चर और महाराज ब्रजेंद्र सिंह ने जो है इस शैलियों पर काम किया है, कोटा बूंदी चित्र शैली पर, है ना? ये ध्यान रखना आप लोग। चलो भाई, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? प्रमुख वर्ग 4 वर्ग थे, इसके ध्यान रख लेना। ठीक है ना? 4 प्रमुख वर्गों में, और इसके भी उपवर्ग आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? अब 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी शैली है साथियों जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आती है? बताओ भाई फटाफट से। मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आती है, तो ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ शैली साथियों मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं आती है। जबकि, क्योंकि किशनगढ़ शैली, ध्यान रख लेना, ये किसके अंतर्गत आती है साथियों? ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं, तो ध्यान रख लेना आप लोग, है ना? जबकि चावंड शैली मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, नाथद्वारा शैली मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, और देवगढ़ जो उपशैली है ये भी मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलो, किशनगढ़ शैली किस में आती है? मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है। जबकि चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़ जो है ये मेवाड़ शैली के बाग हैं, ये ध्यान रखना है। देखो, बनेड़ा, बागोर, बेगू और केलवा जो है आदि ठिकानों की कला क्या है, किस शैली से संबंधित है? बताओ। देखिए, ये बनेड़ा, बागोर, बेगू और केलवा जो आदि ठिकानों की कला किस चित्र शैली से संबंधित है? बताइए फटाफट से। तो ध्यान रख लेना, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी आती है इसके अंतर्गत? ध्यान रख लेना, एक तो बनेड़ा आती है, इसके अंदर साथियों याद कर लेना, बागोर आती है, ठीक है, बेंगू आती है, और केलवा आती है। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये सारी की सारी मेवाड़ के अंतर्गत आती है ना? मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन सी शैलियां शामिल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। बताओ देखें, मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन सी शैलियां शामिल है? मारवाड़ के अंदर बताओ देखें। तो मारवाड़ के अंदर आता है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर, है ना? ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है भाई? देखो, मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर शैली आती है, फिर इसके अंदर बीकानेर शैली भी आती है, किशनगढ़ शैली इसी में आती है, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली और जैसलमेर शैली इसके अंदर शामिल है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो भाई, घाणेराव, रिया, भिणाई और जूनिया जो आदि ठिकाना कला की किस शैली का हिस्सा है? आदि ठिकाना जो कला है वो किस शैली का हिस्सा है? गाणेराव हो गई, रिया हो गई, भिणाई हो गई और जूनिया हो गई, है ना? बताओ देखिए, ये इसका सही आंसर कौन देगा? तो ध्यान रख लेना, ये सभी के सभी किसकी हिस्सा है? तो ये मारवाड़ शैली के हिस्सा है ना? ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए, हाड़ौती शैली में मुख्य रूप से कौन सी शैलियां शामिल हैं? हाड़ौती शैली में मुख्य रूप से साथियों कौन सी शैलियां जो हैं वो शामिल हैं? बताओ। हाड़ौती, ये तो सभी को आना चाहिए ना? देखो, इसके अंदर बूंदी शैली आती है, कोटा शैली आती है और झालावाड़ उप शैली इसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, हाड़ौती शैली के अंतर्गत कौन सी उप शैली शामिल नहीं है? हाड़ौती के अंदर साथियों कौन सी उप शैली जो है वो शामिल नहीं है? बताओ देखे। देखो, एक तो उनियारा उपशैली इसके अंतर्गत शामिल है, शेखावाटी शैली इसके अंदर शामिल है और अलवर शैली भी इसके अंदर शामिल है। जबकि
सावर उपशैली साथियों इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि जो सावर उपशैली है साथियों मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है ना। ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, झिलाई, इसरदा, शाहपुरा और सामोद जो आदि ठिकाना कला का संबंध किस शैली से है? बताइए, झिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला का संबंध किस शैली से है? इसका आंसर कौन देगा? बताओ दी। तो ध्यान रखना, ढूंढाड़ शैली याद करिएगा आप लोग। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आता है ये झिलाई, इसरदा, शाहपुरा और सामोद, है ना। देखो, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप किस शैली में मिलता है? राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप जो है किस शैली में मिलता है? बताइए। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर रहेगा मेवाड़ शैली, है ना। क्या रहेगा इसका? मेवाड़ शैली। ठीक है। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? बताओ। और ये तो ध्यान रख लेना साथियों, 100% रामबाण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए, मेवाड़ शैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रावक प्रति क्रमण सूत्र चूरणी जो है ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। और ध्यान रखना, 1260 ईस्वी का ही श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। ये ध्यान रखना है आपको ना। देखो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी जो ग्रंथ है वो 1260 ईस्वी किसके राज्यकाल के अंदर चित्रित हुआ था? ये भी रामबाण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। बताइए। ये तेज सिंह के समय जो है ये चित्रित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखो, 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई सुपान शाह चरियम किस शैली में दिखाई देती है? बताओ देखे। ये किस शैली के अंदर दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर रहेगा मेवाड़ शैली के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और यह शैली मेवाड़ शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा के अंदर लिखी गई थी और सुपान शाह चरियम पुस्तक के अंदर दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का जो उद्गम है वो कहाँ पर माना है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हो सकता है ये प्रश्न आपको रीट मेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाए। बताओ देखिए, डगलस बेरेट और बेसिल गे ने जो है चोर पंचासी का शैली का उद्गम कहाँ पर माना है? तो कहाँ पर माना है इन्होंने? मेवाड़ के अंदर माना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किस शासक का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है? बताइए। स्वर्णिम युग माना जाता है किसका? कलाओं के उत्थान का। तो ये महाराणा कुंभा का काल माना जाता है। ठीक है, शासन काल। भगत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में किस चित्रकार की जो है ये कृति है? बताओ देखें। भगवत पुराण का जो परिजात अवतरण है ये किस चित्रकार की कृति है? तो ये ध्यान रख लेना साथियों आप लोग, किसकी है ये साथियों? नाना राम की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो, भगवत पुराण का जो पारिजात अवतरण है 1540 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के चित्रकार नाना राम के द्वारा ये कृति जो है ये लिखी गई थी, चित्रित की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। महाराणा प्रताप के समय चित्रकला का विकास कहाँ पर हुआ? महाराणा प्रताप के समय जो चित्रकला का विकास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको बताना है। ठीक है। बताओ देखिए, क्लास को लाइक करो भाई सभी साथी फटाफट से। तो ये कहाँ पर हुआ था साथियों? तो ये चावंड के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। चलो
महाराणा प्रताप के काल की प्रसिद्ध कृति यानी कि ढोला मारू 1592 ईस्वी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? बताइए। बताओ देखे। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर जो है सुरक्षित है। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। ठीक है। देखो, पारिजात अवतरण का चित्रण किसके काल के अंदर हुआ था? पारिजात अवतरण का जो चित्रण होता है वो किसके काल के अंदर होता है? तो पारिजात जो अवतरण है साथियों, इसका चित्रण महाराणा उदय सिंह के काल के अंदर होता है। तो ये भी आप लोगों को याद करना है ना। चलिए, महाराणा अमर सिंह के समय में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था रागमाला, जिसे चित्रित किया गया था 1605 ईस्वी के अंदर। ये किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था? बताइए देखें। रागमाला की बात हो रही है। रागमाला जो चित्र है ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था? और ये किया गया था 1605 ईस्वी के अंदर। बताओ देखें। निसार दीन, ध्यान रख लेना साथियों, किसके द्वारा? निसार दीन के द्वारा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ, और इन चित्रों को निसार दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किस शासक का काल जो है मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताओ देखे। बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा जगत सिंह प्रथम, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा जगत सिंह प्रथम। चलिए अगला देखो। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार कौन थे? राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार कौन थे? यानी कि इसके काल के अंदर जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? एक तो थे साहिबदीन और एक थे मनोहर। ठीक है, ये दोनों ही राणा जगत सिंह कालीन के चित्रकार हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई। चलो, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे किस अन्य नाम से पुकारा गया था? बताओ देखे। 100% रामबाण प्रश्न है, याद कर लेना। चितेरों की ओरी, बताओ देखे। तो इनको इन्होंने तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा था ना? तस्वीरों और कारखानों। ठीक है। चलिए भाई, कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे ग्रंथ पर आधारित चित्र जो है किस शासक के काल के प्रमुख हैं? अब देखो, ये प्रश्न तो 100% रामबाण है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। कलीला दमना शायद ये पूछा जा चुका है। और मुल्ला दो प्याजा के जो है लतीफे ग्रंथों पर आधारित जो चित्र किस शासक के काल में प्रमुख है? तो ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल के प्रमुख हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई और सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर साथियों आधारित जो चित्र हैं वो बहुत ही प्रमुख है। तो इन पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला देखो। मेवाड़ शैली में स्त्रियों की आंखों का चित्रांकन किस प्रकार किया गया है? बताओ देखिए फटाफट से। अभी से ही गुड मॉर्निंग कहाँ हो गई भाई? अभी तो 12 ही नहीं बजी। बताओ। तो इसका ध्यान रहेगा मीनाकृत यानी कि मछली के समान, ठीक है, चित्रांकन किया गया है। चलिए, मेवाड़ चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है? बताओ फटाफट से। किन रंगों का प्रयोग जो है वो अधिक किया गया है? तो इसके अंदर साथियों लाल, पीले, हरे, नीले और सफेद रंग जो है इनका प्रयोग अधिक किया गया है। ठीक है ना। चलिए देखो, राणा जगत सिंह के काल में किन विषय पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है? राणा जगत सिंह के काल में किन विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है?
बताइए भाई फटाफट से। यही हो गया क्या? रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण और रामायण। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा शैली किन दो शैलियों का समन्वित रूप है? बताओ देखिए, नाथ द्वारा शैली किन दो शैलियों का समन्वित रूप है? वैसे आज की क्लास अपनी लंबी चलेगी भाई, है ना, लगभग 1.5 या फिर 2 घंटे भी ये क्लास चल सकती है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है इस कारण से। तो थोड़ा देर ही रखना, है ना। उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली। भाग मत जाना भाई मुझे छोड़ के अकेला, ना। क्लास के एंड तक साथ रहना, ठीक है। देखो, नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन किसे माना जाता है? नाथ द्वारा शैली की जो मौलिक देन है वो किसे माना जाता है? बताओ देखिए फटाफट से। तो ये ध्यान रखना, पिछवाइयों को। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नाथ द्वारा शैली की जो मौलिक देन है वो श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़ों के पर्दे पर बनाए गए चित्र जो है पिछवाइयों के नाम से जाने गए हैं। तो ये बात भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। चलो, नाथ द्वारा शैली के चित्रों में से जो है किस चित्र की बहुलता है? बताओ देखिए, नाथ द्वारा शैली के चित्रों में किस चित्र की जा है ज्यादातर बहुलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर कृष्ण के जो चरित्र हैं इसकी ज्यादा बहुलता है, यह भी का ध्यान रख लेना है, ठीक है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण 18वीं सदी के इन चित्रों में भगवान श्री कृष्ण की जो चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल गवाल और गोपियां जो है इनका चित्रांकन विशेष रूप से यहाँ पर हुआ है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नाथ द्वारा शैली में किन वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि नाथ द्वारा शैली में किन वृक्षों की प्रधानता आपको देखने को मिलती है? और यह शायद प्रश्न पहले पूछा भी गया है पीवाईक्यू के अंदर, कदली केले वृक्ष की, यानी कि कदली का जो वृक्ष है यानी कि केले के वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथ द्वारा शैली के चित्रों में किन रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? बताओ देखिए। क्यों, क्या हुआ भाई? इसमें अच्छे बुरे की बात कहाँ से आ गई? अच्छे बुरे की बात क्यों हुई भाई? चलो बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? किन रंगों का इसके अंदर प्रयोग होता है? तो हरे और पीले याद करिएगा सभी साथी, है ना, याद रख लेना भाई। निम्नलिखित में से कौन जो है नाथ द्वारा शैली की महिला चित्रकार है? बताओ देखें, कौन नाथ द्वारा शैली की महिला चित्रकार है? बताओ देखें। कमला, इलायची। दोनों ही है ना भाई, कमला एवं इलायची। याद कर लेना सभी। बिल्कुल। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन नाथ द्वारा शैली का पुरुष चित्रकार नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन नाथ द्वारा शैली का पुरुष चित्रकार नहीं है? बताइए फटाफट से। तो साहिबदीन नहीं है, तो पुरुष चित्रकारों के अंदर कौन कौन है? बताओ। बाबा रामचंद्र, नारायण और चतुर्भुज ये इससे संबंधित है, लेकिन साहिबदीन इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। चलो भाई, साहिबदीन यानी कि मेवाड़ उदयपुर शैली का चित्रकार हैं, जबकि बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम जो आदि नाथ द्वारा शैली के ये चित्रकार हैं, और इन चित्रकारों को 100% यहाँ से प्रश्न आता है और सभी को सभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नाथ द्वारा किस संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है? नाथ द्वारा किस संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध जो है प्रमुख पीठ है? पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय, ध्यान रख लेना सभी साथी। याद होगा सभी को ये तो, है ना। वल्लभ संप्रदाय याद कर लेना भाई, नहीं हो तो, अगर होगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं है तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवगढ़ शैली का जन्म किसके राज्यकाल के अंदर और कब हुआ? बताओ।
इसका सही आंसर कौन देगा? देखिए, देवगढ़ शैली का जन्म जो है किसके राज्यकाल में और कब हुआ? बताओ, देखिए इसका सही आंसर कौन देगा भाई? महाराणा जयसिंह 1680 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलो, देखो, महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास सुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया, और इसके पश्चात यही से देवगढ़ शैली का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवगढ़ ठिकाने के सामंत क्या कहलाते थे? देवगढ़ ठिकाने के जो सामंत थे साथियों, वो क्या कहलाते थे? तो वो 16वें उमराव कहलाते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, देवगढ़ शैली किन शैलियों का समन्वित रूप है? देवगढ़ शैली किन शैलियों का जो है समन्वित रूप है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। प्रश्न 100% फंसेगा यहाँ से। तो देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, ढूंढाड़ एवं मेवाड़ शैली का ये समन्वित रूप है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देवगढ़ शैली से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और आगे भी पूछे जाएंगे। बताओ देखें, देवगढ़ शैली को, तो श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जो है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन देवगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन देवगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार जो है वो नहीं है? बताओ, तो साहिबदीन नहीं है, ठीक है। जबकि बगता है, कमला प्रथम है और बैजनाथ है ना। क्योंकि साहिबदीन तो साथियों मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं, जबकि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता है, कमला प्रथम है, कमलादित्य है, हरचंद है, नंगा, चोखा और बैजनाथ, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। देवगढ़ शैली में किस रंग की साथियों बहुलता रही है? और ये रंग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए भाई ध्यान रख लेना सभी रंगों के, ठीक है ना। देवगढ़ शैली के अंदर किस रंग की बहुलता है? तो देवगढ़ शैली में साथियों पीले रंग की बहुलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? बताओ, सुनाओ भाई, क्या सुना रहे हो? इसका आंसर दो पहले, फिर सुनाना, है ना। देखो, अजारा की ओवरी और मोती महल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। और आप लोग शायद मेरे हिसाब से कोई भी PYQ टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, जो कि फ्री है, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। ऐप के अंदर जाना, ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों की जो है PYQ टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज का आप लोग लाभ जरूर ले, इसको लगाए, क्योंकि 90% जो मैटर है आपका यहीं से कवर हो जाता है ना। तो इसको जरूर लगाइए आप लोग। देवगढ़ शैली के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? बताओ, देवगढ़ शैली के प्रमुख विषय क्या है? तो ध्यान रखना, इसके प्रमुख विषय प्राकृतिक परिवेश है, शिकार के दृश्य हैं, अंतःपुर है, और राजसी, ठाट बाट, श्रृंगार और सवारी आदि इसके प्रमुख विषय हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप डाउनलोड करना है, बस इतनी मेहनत करनी है। बाकी तीनों टेस्ट आपके फ्री हैं, PYQ है, 90% आपका काम वहां से हो जाएगा। बाकी का जो काम बचता है वो आपका इन क्लासों से हो जाएगा, है ना। इसलिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई आपके लिए। लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में किस चित्रकार का उल्लेख किया है, जिसने यक्ष शैली को जन्म दिया है?
बताइए। बताओ भाई फटाफट से। तो श्रीधर श्रृंगधर है ना, याद करना, ऑप्शन बी। देखो, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का जो उल्लेख किया, और जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को क्या किया था, इन्होंने जन्म दिया था ना, याद रख लेना। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? बताइए। देखो, ये जो व्याख्या है, ये तो आपको कहाँ पर मिलेगी? इसी क्लास के अंदर मिलेगी, और इस क्लास की पीडीएफ में आपको ये भी कोशिश करूंगा कि ऐप के अंदर फ्री ही उपलब्ध करवा दूँ ना। ऐप में आपको फ्री मिल जाएगी, कोशिश पूरी रहेगी। उसके बाद जब इसका टेस्ट बनाएंगे तो टेस्ट के अंदर आपको ये व्याख्या सही टेस्ट मिल जाएंगी फिर, है ना, बाद के अंदर। कोशिश तो यही रहेगी ना। फिर भी इन सभी के टेस्ट मिलेंगे ना, तो व्याख्या सहित 9th और 10th वाली बुक आराम से आपकी कवर करवा दी जाएगी। तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों मालदेव, याद कर लेना सभी, ठीक है। देखो, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को जो नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है, ठीक है। और इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराधीन सूत्र से प्राप्त होते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। चलो भाई, राधे राधे सभी को। कान्हा ठाकुर बिल्कुल डाल देंगे भाई, है ना। 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के वीर पुरुष विट्ठलदास सांपावत के लिए कौन सी चित्रावली चित्रित की गई है, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। और आप हमारा करंट अफेयर्स वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 31 रुपीज़ के अंदर। ये केवल रीट स्पेशल के लिए है, केवल और केवल रीट मेंस एग्जाम वालों के लिए है ना, मेंस एग्जाम के लिए है। मात्र 31 रुपये में इस करंट अफेयर्स कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स वाला, यहाँ से आपका जो है 90% जो मैटर आराम से कवर हो जाएगा, और यहाँ से प्रश्न छपेंगे। जैसे अभी पिछले 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी में यहाँ से 90% प्रश्न हो बहू कवर हुए हैं ना। तो आगे भी होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो 31 रुपये में ये कोर्स आप ले सकते हैं, चाहे तो, नहीं लेना चाहे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रागमाला चित्रावली बाकी फ्री में आप लोग PYQ टेस्ट सीरीज दे ही सकते हो, इसका कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। सन 1623 ईस्वी में कलाकार वीरजी के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई है, ये बात आपको याद करनी है ना। चलिए, जोधपुर शैली में किसके समय में कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव साथियों दिखाई देता है? बताइए। इसका सही आंसर कौन देगा? तो इसका सही आंसर रहेगा महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया, जहां पर कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न क्या है वो देखिएगा। किस शासक के काल में मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में ही संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, चित्रकार डालचंद को किसके राज्यकाल में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है? हो सकता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। 100% रामबाण है, ध्यान रख लेना। चित्रकार डालचंद को किसके राज्यकाल में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है, बताइए। तो ध्यान रख लेना साथियों, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में
चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई और इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। सुरक्षित देखे जा सकते हैं ना, सॉरी ध्यान रखना। मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला शासक कौन था? यह भी 100% रामबाण प्रश्न है। बताओ देखिए, मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले जो शासक थे उनका नाम क्या था? बताओ देखिए। वो थे आपके महाराजा मानसिंह थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। देखो, महाराजा मानसिंह 1803 से लेकर के 1843 ईस्वी में मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य भी चित्र भी बनवाए थे। किससे संबंधित है? वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है ना। ये भी आपको ध्यान रख लेना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, दान भाटी के द्वारा निर्मित चित्रों में क्या देखा जा सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। दाना भाटी जो इसके द्वारा जो भी चित्र निर्मित किए गए थे, इनके अंदर क्या देखा जा सकता है, बताइए। तो इसमें साथियों मारवाड़ की जो चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ना। चलिए, नेक्स्ट है कि जोधपुर शैली की जो है निजी देन क्या मानी जाती है? जोधपुर शैली की निजी देन क्या मानी जाती है, बताइए। बताओ देखें। और क्लासों को शेयर भी किया करो यार। 8 लाइक हुए हैं अभी तक, तो बताओ देखने वाले 12 हैं और लाइक की संख्या कितनी? मात्र 8। इतनी क्या भेदभाव यार, लाइक से इतना क्या आपको चिढ़ है भाई? लाइक तो आते ही करना चाहिए। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग जो है जोधपुर शैली की जो अपनी है, ये निजी देन है, ठीक है ना। चलिए, मारवाड़ जोधपुर शैली के चित्रों में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है? 21 रुपए में होगा नहीं कभी भी, है ना। 31 रुपये ही बहुत कम है, यही बहुत कम है। फिर आपके लिए फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी तो है भाई। पीवाईक्यू कोई फ्री में नहीं देता, मैं आपको पूरे पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया हूँ। बताओ इससे ज़्यादा क्या करोगे? और आजकल फिर ज़्यादा सस्ता कर देना तो फिर उसकी क्या है, क्वालिटी से आंकने लग जाते हैं लोग। खंजन पक्षी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मारवाड़ जोधपुर शैली के चित्रों में प्रधान विषय क्या रहा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई, है ना। मारवाड़ शैली के चित्रों में प्रधान विषय क्या रहा है? बताओ देखें। बताओ फटाफट से। तो ये हो जाएगा प्रेमाख्यान, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रेमाख्यान। चलो नेक्स्ट देखो। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषय में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में ढोला मारवाड़, मोमल महेंद्र और रूपमती बाज बहादुर कल्याण और रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में चित्र किस संग्रहालय के अंदर सुरक्षित हैं? महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए का जो चित्र है वो किस संग्रहालय के अंदर सुरक्षित हैं? कौन बताएगा इसका सही आंसर? और आपको कोर्स से संबंधित कोई भी भाई कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। वो ऐप के अंदर आपको दे रखे हैं ना, मेरे व्हाट्सअप नंबर ऐप के अंदर दे रखे हैं, तो वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट हो, ठीक है। मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर। और जल्दी कर दिया करो भाई, है ना। फिर आप लोग क्या है, कई बच्चे तो 12-12 बजे मैसेज करते हैं, बताओ। 12 से 1-1 बजे तक मैसेज करते रहते हैं। जल्दी किया करो ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग 8 बजे से पहले पहले मैसेज कर लिया करो। चित्रकार डालचंद के द्वारा चित्रित महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको ना।
महाराजा मानसिंह के समय के प्रमुख चित्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बताओ देखें, इनमें कौन शामिल है? तो इनमें वीर जी शामिल नहीं है, बाकी अमरदास भाटी शामिल है, शिवदास शामिल है और शंकरदास इसके अंदर शामिल है। ठीक है। वीर जी 1630 ईस्वी के चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला चित्रित की थी, जबकि मानसिंह 1803 से लेकर के 1843 ईस्वी के समय के प्रमुख चित्रकारों के अंदर कौन कौन थे? अमरदास भाटी, दाना भाटी थे, शंकरदास थे, माधोदास थे, राम सिंह भाटी और शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए बताओ देखें, मारवाड़ शैली में पुरुषों की वेशभूषा की क्या विशेषता बताई गई है? मारवाड़ शैली में पुरुषों की वेशभूषा की क्या जो है विशेषता बताई गई है? तो इसके अंदर ध्यान रख लेना, एक तो ऊंची पगड़ी और गल मुछ मुछ जो है, ये विशेषता इसकी बताई गई है, ऊंची पगड़ी और गल मुछ, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जोधपुर शैली के जो पुरुष हैं लंबे चौड़े गठिले बदन के तथा उनके गलमुछ ऊंची पगड़ी राजसी वैभव के वस्त्राभूषण का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। मारवाड़ शैली के चित्रों में किन रंगों का बाहुल्य है? कलाम टेस्ट सीरीज में 200 नंबर ही बन रहे हैं, 3-4 टेस्ट दे दिया। टेस्ट देते रहो, जरूरी थोड़ी है कि इसमें यहाँ कम नंबर आ जाएंगे तो वहाँ भी कम नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। पेपर का दाव लगने पर है भाई, किस प्रकार से आपका पेपर जो है उस टाइम आपका क्या माइंडसेट रहता है। लाल पीले रंग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई, जोधपुर शैली में स्त्रियों की वेशभूषा में किसका प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है? जोधपुर शैली की जो स्त्रियों की वेशभूषा है इसके अंदर किसका प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ठेठ राजस्थानी लहंगा ओढ़नी और लाल फूंदनों का जो है ये विशेष रूप से यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ध्यान रख लेना, है ना, मुख्य रूप से। ने मारवाड़ चित्रशैली का प्रभाव जोधपुर के अतिरिक्त और किन क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है? बताइए, मारवाड़ चित्रशैली का प्रभाव जोधपुर के अतिरिक्त और किन क्षेत्रों में दृष्टिगत जो है होता है? बताओ देखे। तो एक तो जैसलमेर याद कर लेना, जोधपुर अजमेर के कुछ भागों के अंदर, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, मारवाड़ की जो चित्रकला है इसका वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, और किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर नागौर एवं अजमेर के कुछ भागों में भी इसका क्या है व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव किस सदी के अंत में माना जाता है? बताओ देखें, किस सदी के अंत में माना जाता है? तो 16वीं सदी के अंत में ये माना जाता है ना। चलो देखो, राव राय सिंह के समय चित्रित ग्रंथ में बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बताओ। देखो, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भगवत पुराण। ठीक है। राव राय सिंह के समय जो है चित्रित भगवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। देखो, अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर के किन कलाकारों को अपने साथ ले आए? बताइए फटाफट से। तो ये लाए थे उस्ता अली रजा व उस्ता हमीद रुकनुद्दीन को साथ लेकर के आए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। इनमें उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। 12 बजे तक ही ले लो सर क्लास आज बस।
नहीं भाई, ये टॉपिक तो पूरा करवाएंगे ना, टॉपिक पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे आपको पूरी 10th क्लास की बुक करवानी है और 9th क्लास वाली बुक करवानी है आपके रीट एग्जाम से पहले। ठीक है, दोनों बुक आपको कवर करवानी है। तो अभी 10th वाली क्लास तो क्लास 10th क्लास की बुक चल रही है, 9th वाली तो पूरी बाकी है। तो थोड़ा समय तो लगेगा, पर इसको पूरा कवर करेंगे ना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हल्का बुल्का ज़्यादा समय लग जाएगा, बाकी अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा यार, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बताओ, देखिए बीकानेर शैली के विकास में किन दो परिवारों का विशेष योगदान है। बीकानेर शैली के अंदर जो है विशेष रूप से किन दो परिवारों का विशेष योगदान रहा है। तो इसके अंदर एक तो मथेरण जो परिवार है और एक उस्ता परिवार है, इन दोनों परिवारों का विशेष योगदान रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा ना। 1 घंटा नहीं लगेगा अब, है ना। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थान शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था, जबकि मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने के अंदर कुशल था। ठीक है, उस्ता कला क्या है बताओ, देखें। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण ही क्या कहलाती है साथी, उस्ता कला कहलाती है। ठीक है, और ये उस्ता परिवार के ऊंट की खाल की सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की गई थी। बीकानेर शैली का जो विशुद्ध रूप किसके राज्यकाल में दिखाई देता है, बताओ देखें। तो ये ध्यान रखना, ये अनूप सिंह के राज्यकाल के अंदर दिखाई देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है, और इस समय यह शैली किस पर है साथियों, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। तो ध्यान रखना है इसका ना। अनूप सिंह के समय के प्रसिद्ध कलाकारों के अंदर कौन शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर देखते हैं कौन देता है। तो ये भी साहिबदीन, ध्यान रख लेना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनके अंदर शामिल नहीं है। चलो, साहिबदीन किसके थे, मेवाड़ शैली के ये चित्रकार थे, जबकि अनूप सिंह के समय प्रसिद्ध कलाकारों के अंदर एक तो रामलाल आता है, अली रजा याद करना, हसन आदि के नाम जो है विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला जो प्रश्न है वो है कि बीकानेर शैली में किन विषयों पर उस्ता परिवार ने सैकड़ों चित्र बनाए हैं। तो ये किन विषयों पर बनाए थे इन्होंने सैकड़ों चित्र, ध्यान रखना आप लोग। ये बनाए थे हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बना करके। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से डेफिनेट एग्जाम में जरूर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और PYQ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सेम चैनल के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ना। तो PYQ वाली जरूर देख लेना एक बार, फ्री है। फिर मैं फिर कह रहा हूँ बार बार आपसे, बीकानेर शैली के चित्रों में बरसते बादलों में से किन पक्षियों की नयनाबीराम आकृतियां दिखाई देती हैं। बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो इसका सही आंसर रहेगा सारस मिथुन, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी। देखो, बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की जो नयनाभिराम आकृतियां हैं वो भी इसी शैली की एक विशेषता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो, बीकानेर शैली के फव्वारों और दरबार के दृश्यों में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बताओ भाई, देखें इसका सही आंसर कौन देगा। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर रहेगा दक्षिण शैली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि बीकानेर शैली में 18वीं सदी में बने चित्रों की क्या विशेषता बताई गई है। बताओ देखें, चित्रों की जो है क्या विशेषता बताई गई है। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उनकी रंगत ही अलग है, और वे ठेठ राजस्थानी शैली में से एक हैं। ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में जो चित्र बने उनकी रंगत ही अलग है, अर्थात इस समय तक मुगल प्रभाव कम होकर के स्थानीय राजस्थानी शैली अधिक प्रभावी हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है कि बीकानेर शैली में किन रंगों के प्रयोग का विशेष उल्लेख किया गया है। बीकानेर शैली में किन रंगों के प्रयोग का विशेष उल्लेख किया गया है, बताइए। तो इसके अंदर ध्यान रखना, एक तो नीले रंग का प्रयोग किया गया है, हरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जबकि बैंगनी, जामुनी और स्लेटी रंग का प्रयोग किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीकानेर शैली में पगड़ियों के चित्रांकन में क्या विशिष्टता है। बताओ, बीकानेर शैली में जो पगड़ियां हैं इनके चित्रांकन की क्या विशेषता है, बताइए देखें। तो ध्यान रखना, यहाँ पर शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां हैं, ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर रहेगा। ठीक है,
देखो यहाँ शाहजहां और औरंगजेब की जो शैली है, इन पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां भी चित्रित की गई हैं, जो मुगल और राजस्थानी संस्कृति के मिश्रण को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। ठीक है। बीकानेर शैली में नारी आकृतियों यानी कि ललनाओं का अंकन कैसा है, बताइए। इसका सही आंसर कौन देगा, देखें। तो ध्यान रख लेना साथियों, इकहरी, तनवंगी, कोमल, ललनाएं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी। देखो बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी, तनवंगी, पतली और कोमल शरीर वाली कोमल ललनाओं का जो अंकन यहाँ पर किया गया है, किसके अंदर, बीकानेर शैली के अंदर, मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप के अंदर। ठीक है। चलो, किस मुगल बादशाह ने उस्ताद कलाकारों को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना। वो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने उस्ताद कलाकारों को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया था, तो वो थे साथियों आपके अकबर थे। ठीक है। ये आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर शैली में किन पशुओं की छाप साथियों विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बीकानेर शैली के अंदर वो कौन से पशु हैं जिनकी छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है, यानी कि उनकी छाप क्या है, बिल्कुल से प्रमुख है, बताइए, देखें। और ये 100% रामबाण प्रश्न है साथियों, याद कर लेना आप लोग, 100% है। और ऊंट और हिरण के जो पशु हैं, इनकी छाप यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है, ठीक है ना, याद कर लेना भाई। बीकानेर शैली में ऊंट हिरण की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। रेगिस्तानी परिवेश होने के कारण ऊंट का चित्रण क्या है साथियों, यहाँ पर स्वाभाविक है। ठीक है। चलिए, बीकानेर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण मानी जाती है, बताओ, देखें। बीकानेर शैली साथियों किन दो शैलियों का मिश्रण मानी जाती है, बताओ। मुगल और राजस्थानी जैन मिश्रित, बताइए, देखें। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मथेरण परिवार जो जैन मिश्रित राजस्थानी शैली और उस्ता परिवार यानी कि मुगल शैली का प्रभाव रहा है, जिससे बीकानेर शैली इन दोनों के मिश्रण के रूप में क्या हुई है, विकसित हुई है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। चलो, किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण युग है वो किस शासक का काल कहा जा सकता है, बताओ। तो ये राजा सावंत सिंह का शासनकाल कहा जा सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी कि राजा सावंत सिंह का काल 1748 से लेकर के 1764 ईस्वी में था। और किशनगढ़ शैली की दृष्टि से ये जो है स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा सावंत सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध थे। राजा सावंत सिंह साथियों किस उपनाम से प्रसिद्ध थे, बताइए, देखिए फटाफट से। नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध थे ना भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था। 100% रामबाण प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो ध्यान रखना, एरिक डिक्सन ने कहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। भारत सरकार ने बनी ठनी पर जो डाक टिकट कब जारी किया था, बताइए। बनी ठनी पर जो डाक टिकट जारी किया था वो कब किया था। तो ये किया गया था सन 1973 ईस्वी के अंदर किया गया था। और ये प्रश्न भी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। किशनगढ़ शैली की जो नारी आकृति की विशेषताएं क्या है, बताओ, देखें, ये तो पूछा ही जाता है। ठीक है ना। किशनगढ़ शैली की जो नारी आकृति की विशेषताएं हैं वो क्या है। तो इसकी जो विशेषताएं साथियों, ये तनवंगी है, लंबी है, गौरवर्ण है, नुकीली चिबुक और सुराहीदार इनकी गर्दन है, और पतली कमर वाली है। यही इसकी विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसकी पूरी व्याख्या देखो। देखो, नारी आकृति में तनवंगी, लंबी, गौरवर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर और लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें यहाँ पर चित्रित की गई है। ठीक है। देखो, किशनगढ़ शैली के पुरुष चित्रों में विशाल अरुणाभनय जो है नयन कहाँ से खींचे हुए दर्शाए गए हैं। किशनगढ़ जो शैली है उसके पुरुष चित्रों के अंदर जो विशाल अरुणाभनयन है, ये कहाँ तक खींचे हुए दिखाए गए हैं। तो ध्यान रख लेना साथियों, ये कहाँ तक खींचे हुए दिखाए गए हैं, तो ये कानों तक खींचे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। खंजनाकृत करणात यानी कि कानों तक ये दिखाए गए हैं। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न आता है वो देखो, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे। ये तो 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको तो ध्यान रखना ही है आप लोगों को। अब देखो, यहाँ से आपके जो है
80% PYQ भी आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं ना। इस टॉपिक से जो भी 80% PYQ है वो यहाँ से आपके कवर हो रहे हैं, क्योंकि PYQ भी यहीं से प्रश्न पूछे जाते थे। जो इस किताब से प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लगभग लगभग कवर हो रहे हैं ना। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार मोहरध्वज निहाल चंद, ये राजा सावंत सिंह के क्या थे, दरबारी चित्रकार थे, ध्यान रख लेना आप लोग, है ना। यानी कि सावंत सिंह और कलाकार मोहरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था, ये भी ध्यान रखना है ना। चलो, किशनगढ़ शैली में किन रंगों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। भाई ये रंगों वाला प्रश्न कई ना कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान रखना है आपको। बताओ देखें, किन रंगों का प्रयोग यहाँ पर जो है वो प्रमुख रूप से हुआ है। तो इसमें ध्यान रख लेना, एक तो सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है, सलेटी और सिंदूरी रंग का यहाँ पर प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किशनगढ़ शैली का जो है वो चित्रकार नहीं है, ये कौन बताएगा। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है तो ध्यान रखना, देखो नानक राम है, सीताराम भी है, लाडली दास है, जबकि साहिबदीन नहीं है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखो साहिबदीन किस शैली के हैं, तो ये मेवाड़ शैली के हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में एक तो नानक राम आते हैं, सीताराम है, सूरध्वज है, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद है, ठीक है। जबकि बदन सिंह आपको पता ही है, और रामनाथ पता है आपको, सवाई राम है, लाडली दास के नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये सारे नाम आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो भाई, 19 आप देखने वाले हो, लाइक की संख्या सिर्फ मात्र 14 है, बताओ। फिर भी 5 आप लाइक नहीं कर रखे हो यहाँ पर। किशनगढ़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी, बताओ देखें। किशनगढ़ राज्य की जो नींव कब और किसने डाली थी, किसने और कब डाली थी बताओ। तो किशन सिंह ने डाली थी कब, 1609 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। देखो अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में किन ठिकानों की चित्रण परंपरा ने विशेष योगदान दिया था, बताओ देखें। इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, भिणाई, सावर, मसूदा और जूनिया, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। देखो भिणाई, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा से ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, अजमेर की जो प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी, बताओ देखिए। अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी, बताइए। प्रसिद्ध महिला चित्रकार तो कौन थी, वो साहिबा और उसना थी, है ना। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहिबा और उसना। क्लियर है भाई। चलो, अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है। अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा, ये तीनों ध्यान रखना आप लोग, है ना। जूनिया के जो चांद के द्वारा अंकित राजा पाबू जी का जो व्यक्ति चित्र है वो किस वर्ष का है, बताओ देखें। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजा पाबू जी का जो व्यक्ति चित्र है वो किस वर्ष का है, बताओ। तो ये 1698 ईस्वी का है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा ना। जूनिया की चांद द्वारा अंकित राजा पाबू जी का जो चित्र है वो सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नागौर उपशैली की जो अपनी विशिष्टता क्या है, नागौर उपशैली जो है इसकी अपनी विशिष्टता क्या है, ये कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो पारदर्शी वेशभूषा इसकी मेन विशिष्टता है, ठीक है। नागौर उपशैली में किन विषयों के चित्रों को अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी भी, तो याद कर लेना सभी साथी। ध्यान रखना, वृद्धावस्था के चित्रों को, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, वृद्धावस्था के चित्रों को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया है भाई, है ना, याद कर लेना भाई। गुड मॉर्निंग नवीन, ठीक है। हाँ, अब गुड मॉर्निंग हो गई है आपकी। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, बताओ देखें। तो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है वो है मूमल, याद कर लेना। बनी ठनी तो आपकी किशनगढ़ का है ही, ठीक है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता क्या है, जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता क्या है, कौन देगा इसका सही आंसर। देखो भाई, है ना, यह एकदम स्थानीय शैली है, मुगल या जोधपुर प्रभाव इस पर नहीं है, ठीक है। यह स्थानीय शैली है, ध्यान रख लेना, जैसलमेर शैली।
जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या फिर जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। तो ये तो रामबाण है साथियों, 100% आपसे पूछी जा सकती है कि स्थानीय शैली कौन सी है जिस पर न तो जोधपुर का और न ही मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो आपकी जैसलमेर की शैली है। देखो, घाणेराव यानी कि मारवाड़ की उपशैली में नवीन चित्र शैली का निर्माण किन चित्रकारों ने किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि घाणेराव को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चे यहीं पर होते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा नारायण, छज्जू और कृपाराम है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारायण हो जाएगा, छज्जू और कृपाराम हो जाएगा ना। चलो, देखो चित्रकारों की बात करें तो चित्रकार नारायण, छज्जू, कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में क्या किया जा सकता है, महत्व दिया जा सकता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अजमेर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित चित्रकारों को उनके ठिकानों से सम्मिलित करना है और फिर आपको सही कूट का आंसर देना है। ठीक है, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ भाई फटाफट से। देखो जूनिया, ये चांद इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सावर तैयब हो जाएगा। और नांद की बात करें तो राम सिंह भाटी, और डी की बात करें तो खारवा जालजी नारायण भाटी है ना। तो ये सब ए में क्या है, बी है, दो में एक है, तीन में सी है, डी में चार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ना। देखो जूनिया का चांद है, सावर का तैयब हो जाएगा, नांद का राम सिंह भाटी और खरवा का जालजी नारायण भाटी है ना। ये ध्यान रखना आपको। मसूदा ठिकाने अजमेर के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मसूदा ठिकाने यानी कि अजमेर के जो प्रमुख चित्रकार थे मित्रों, वो कौन थे? बताओ फटाफट से। तो वो थे आपके एक तो माधोजी और एक राम थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि हाड़ौती शैली के अंतर्गत किन शैलियों का माना जाता है? हाड़ौती शैली के अंतर्गत वो कौन कौन सी शैलियां हैं जिसको अपन हाड़ौती के अंतर्गत मानते हैं? बताओ देखें। तो इसके अंदर सभी को पता होगा कोटा, बूंदी और जो झालावाड़ शैलियां हैं वो किस शैली के अंतर्गत आती हैं? तो वो झालावाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो, बूंदी चित्र शैली किस शैली से प्रभावित थी? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। बूंदी शैली जो है वो किस जो है चित्र शैली से प्रभावित थी? बताओ। तो आप सभी को पता है ये मेवाड़ चित्र शैली से प्रभावित थी, बूंदी शैली है ना। चलिए, बूंदी शैली का विशेष रूप से विकास किसके काल में हुआ था? बूंदी शैली का विशेष रूप से जो विकास होता है वो किसके काल का माना जाता है? बताइए फटाफट से। तो ध्यान रखना, राव शत्रुसाल यानी कि छत्रसाल का हाड़ा के काल का माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? बताओ देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राव छत्रसाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ था? चित्रशाला का निर्माण किसके समय में हुआ था? भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, PYQ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना सभी साथी, बिल्कुल फ्री है। ऐप के अंदर जाना, फ्री टेस्ट पर क्लिक करना, तीनों टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, सारे PYQs। ठीक है, राजस्थान जीके के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स वाला कोर्स आपको मात्र 31 रुपये में मिल जाएगा। जो 90% प्रश्न आपको रीट मेंस एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। और PYQ टेस्ट सीरीज है, यहाँ से भी आपको 80% प्रश्न जो है इसी फ्री PYQ टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा राव उमेद सिंह। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला देखो। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का जो शिकार करते हुए, यानी कि राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र है, ये किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बताओ देखें, बताओ फटाफट से। तो ये है साथियों बूंदी शैली का है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद कर लेना। ठीक है, बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव किसके समय में समाविष्ट है? बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा भाव सिंह तथा अनिरुद्ध सिंह है ना, अनिरुद्ध सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है भाई? भाव सिंह और उनके पुत्र साथियों अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव
समाविष्ट हुआ। ठीक है। बूंदी शैली में किनके चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है? बूंदी शैली में किनके चित्रण को साथियों विशेष महत्व दिया गया है, बताइए। तो ये पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी शैली के चित्रों में किन रंगों का जो प्रयोग है, प्रयोगों की विशेषता रही है, बताओ। बूंदी शैली में जो चित्र बनाए गए थे उनके अंदर किन रंगों का प्रयोग किया गया था, बताओ देखें। तो उनमें श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू और हरा जो है ये रंग इसके अंदर प्रयोग में लिए गए थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता के अंदर रही है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन बूंदी शैली का चित्रकार नहीं है? बताओ देखें। तो इसके अंदर भी साहिबदीन ही आएगा क्योंकि तो मेवाड़ शैली का है। ठीक है। जबकि सुरजन, अहमद अली और रामलाल ये बूंदी शैली के चित्रकार हैं। तो ध्यान रख लेना भाई। किशन साधुराम भी इसके अंदर थे। सुरजन थे, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। ठीक है। देखो, कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, बताओ। कोटा चित्रशैली का, तो इसका सही आंसर रहेगा महाराव राम सिंह। ठीक है। कोटा शैली में किस संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है? कोटा शैली में किस संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है? तो ध्यान रख लेना, वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया है, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में भी वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है भाई। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय में हुआ था, बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराव उमेद सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराव उमेद सिंह। ठीक है। कोटा शैली की विशिष्टता क्या है? कोटा शैली की विशिष्टता ये है कि शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो, घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि किस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है। वो कौन सी शैली है? वो आपकी कोटा शैली है ना, जिसके अंदर नारियों को, रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो ये भी ध्यान रखना, साहिबदीन नहीं होगा क्योंकि रघुनाथ है, गोविंद राम है और डालू है ना। साहिबदीन तो मेवाड़ के हैं। और एक यहाँ पर आते हैं कोटा शैली के, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू और लच्छी राम और नूर मोहम्मद, ये इस शैली के चित्रकार हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। देखो, कोटा शैली में नारी आकृति की विशेषताएं क्या है, बताइए। प्रश्न क्या है, कोटा शैली के अंदर जो नारी आकृति की विशेषताएं हैं वो क्या है? पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए और सुंदर अलकाविल, अलकावली। ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो भाई, कोटा शैली में किन रंगों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है? कोटा शैली में किन रंगों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर ध्यान रखना, हल्का हरा और पीला और नीला, इन तीनों रंगों का प्रयोग हुआ है। हल्का हरा का, पीला और नीला का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोटा शैली में पुरुषाकृति की क्या विशेषता बताई गई है? इसकी क्या विशेषता बताई गई है? वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह और मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती किस राजधानी की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है, बताइए। तो ध्यान रखना है, आमेर, याद करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है कि आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्रमुख है, बताओ।
तो इसके अंदर ध्यान रखना यशोधरा जो चरित्र ग्रंथ है वो सबसे प्रमुख है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अकबर के लिए रज्जीनामा 1588 ईस्वी की प्रति जो है वो कहाँ पर तैयार की गई थी, बताइए। तो ये जयपुर आमेर यानी कि सूरत खाने के अंदर तैयार की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमेर चित्रशैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण किसके राज्यकाल से प्रारंभ होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण है वो किसके राज्यकाल से प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखना मिर्जा राजा जयसिंह के राज्यकाल से ये प्रारंभ होता है, ठीक है। अगला देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में अपनी रानी चंद्रावती के लिए कौन से ग्रंथ चित्रित करवाए थे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100% रामबाण है, ध्यान रख लेना सभी इसका। क्या सही आंसर होगा इसका बताओ देखें। तो ध्यान रख लेना, एक तो रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी जो वैली है इसका इन्होंने चित्रित करवाया था, ये भी आपको याद करना है। यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली जो है नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी के अंदर ये बनवाई थी, ठीक है, ध्यान रखना सभी। अगला प्रश्न है कि आमेर के अंदर स्थित गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया जो भित्ति चित्रों और अलंकारों से सुसज्जित है। बताओ देखें, भित्ति चित्रों और अलंकरणों से सुसज्जित है, बताइए। तो इसका भी सही आंसर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह ने ही बनवाया था, ठीक है। आमेर के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का जो निर्माण करवाया जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न आता है कि बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजूमाबाद के भित्ति चित्र किस शैली में निर्मित हैं, बताओ देखें। अरे इतने जल्दी जा रहे हो क्या यार, क्या आप भी। मैं आपके लिए ठंड के अंदर जगह बैठा हूँ बताओ, और आप लोग रजाई में बैठ के क्लास नहीं दे सकते। मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो भाई। और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूँ। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो आमेर से लिए रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ना। झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभिशेष क्यों है। झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभिशेष क्यों है, बताओ देखें। देखो इसका जो निर्धारण होना शेष इसलिए क्योंकि वहां के जो भित्ति चित्र ही मुख्य स्रोत हैं और विस्तृत अध्ययन शेष हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। अगला देखो, महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना क्यों की, बताओ। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की जो स्थापना है वो क्यों की थी, ये बताओ देखें। क्यों करी थी बताओ। क्योंकि अपने राज चिन्हों कोषों रोजमर्रा की वस्तुएं कला का खजाना साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु इन्होंने साथियों 36 कारखानों की स्थापना करी थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाई जयसिंह के समय किन प्रमुख ग्रंथों के चित्रों का निर्माण हुआ है ना। सवाई जयसिंह के समय में किन प्रमुख ग्रंथों के चित्रों का निर्माण हुआ है, बताओ देखिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला, ठीक है ना। इन चित्रों का यहाँ पर निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में, सवाई जयसिंह के शासनकाल में, ठीक है। चलिए देखो भाई, इनके समय में जो है एक तो रसिक प्रिया याद कर लेना, कवि प्रिया याद करना, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला, इन चित्रों का निर्माण हुआ था, ठीक है। देखो चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हट करके जयपुर कब आया था, बताओ देखिए। आमेर से हट करके जयपुर कब आया, ध्यान रख लेना महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय है ना, याद करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलो, बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद यानी कि पोर्ट्रेट बना करके चित्रकला में नई परंपरा डालने का श्रेय किस चित्रकार को है। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो साहिबराम याद करना है ना। देखिएगा साहिबराम ने बड़े व्यक्ति यानी कि चित्र आदमकद पोर्ट्रेट बना करके चित्रकला में एक नई परंपरा इन्होंने डाली थी, तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चित्रकार लालचंद ने किस प्रकार के चित्रों के लिए ख्याति प्राप्त की है, बताओ देखें। चित्रकार लालचंद ने किस प्रकार के चित्रों के लिए ख्याति प्राप्त की है।
तो इन्होंने जानवरों की लड़ाइयों की क्या बनाए थे, चित्र बनाए थे, है ना। और उनके लिए ही इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, किसने, लालचंद ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरत खाना क्या है, बताओ। देखिए सूरत खाना क्या था, सूरत खाना क्या था साथियों। तो सूरत खाना जहां पर चित्रकार चित्रों का निर्माण किया करते थे उसे ही अपन क्या कहते हैं, सूरत खाना कहते थे। ठीक है, सूरत खाना भी एक कारखाना है, यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रीतिकालीन अलंकारिक मणि मुकुट्टिम प्रवृत्ति को कैसे बढ़ावा दिया, बताओ देखें। बिल्कुल अंकित भाई, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा सभी को भाई। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर। देखो चित्रों में रंगों को न भर करके मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपका करके इन्होंने जो है मणि मुकुट्टिम जो प्रवृत्ति है इसको इन्होंने बढ़ावा दिया था, ये ध्यान रख लेना है। और ये ध्यान रखना, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भर करके मोती, लाख और जो लकड़ी की जो मणियां हैं इनको चिपका करके रीतिकालीन जो अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, देखो सवाई माधो सिंह प्रथम के समय किन स्थानों पर कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। लाल चितेरा किन शासकों के समय का एक प्रमुख चित्रकार था, बताओ। तो ध्यान रख लेना, महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इसका। तो चलिए, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय सूरत खाने में कितने कलाकार नियुक्त थे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके सूरत खाने के अंदर लगभग 50 से भी अधिक जो है कलाकार नियुक्त थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। इसके बाद आता है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यानी कि वर्तमान राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना है किसने करी थी और कब की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% रामबाण है साथियों, ध्यान रख लेना है इस प्रश्न को। ठीक है, लाइक करो भाई क्लास को, यार लाइक नहीं करते आप लोग। सवाई राम सिंह ने 1857 ईस्वी के अंदर, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखो महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 के अंदर इन्होंने स्थापना करी थी, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न जो आता है वो है, जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति यानी कि आला गीला को स्थानीय भाषा में और किन नामों से जाना जाता है, बताओ देखें। तो इसका सही आंसर रहेगा आराइस या फिर मोराकसी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम साथियों आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, बताइए। आला गीला पद्धति का, तो ये कहाँ पर हुआ था, आमेर के अंदर हुआ था। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम जो आला गीला पद्धति है इसका प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था, है ना। चलो भाई, जयपुर शैली का प्रभाव किन ठिकानों पर रहा जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित हुई, बताइए। तो ध्यान रखना, इसरदास, सिवाड़, छिलाई, उनियारा, चोमू, सामुत और मालपुरा। ठीक है ना। चलो देखो, अलवर शैली का स्वतंत्र अस्तित्व कब और किसके समय में स्थापित हुआ, बताइए। तो ध्यान रख लेना, सन 1775 ईस्वी में राजा राव राजा प्रताप सिंह के समय के अंदर स्थापित हुआ था, ये ध्यान रख लेना, है ना। अलवर शैली का स्वतंत्र अस्तित्व चलिए, राव राजा प्रताप सिंह के समय जयपुर से कौन से दो चित्रकार अलवर आए थे, बताइए। कौन से दो चित्रकार थे जो अलवर आए थे, एक तो शिव कुमार आए थे और एक आए थे डालू राम, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा।
अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र कहाँ अंकित हैं? अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट जो चित्र हैं साथी वो कहाँ पर अंकित हैं? बताओ देखिए फटाफट से। बताओ भाई फटाफट से इसका सही आंसर। तो ध्यान रख लेना, राजगढ़ के राजगढ़ के किले के शीश महल में है, ठीक है ना, राजगढ़ किले के शीश महल में, ध्यान रख लेना। शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं प्रताप सिंह के समय में बने हैं और ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट जो है चित्र भी हैं, ठीक है। देखो अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में किसका स्थान वही है जो मुगल चित्रकला के अकबर में था, मुगल चित्रकला में अकबर का था, सॉरी। तो ये है विनय सिंह, ठीक है ना। विनय सिंह का अलवर की जो चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में किसका था, अकबर का था, ठीक है। चलो, गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन किसके शासनकाल की जो एक अनोखी घटना है? बताओ भाई। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनय सिंह, ठीक है। गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके विनय सिंह शासनकाल की एक अनोखी घटना है, ठीक है। गुलिस्तां ग्रंथ के चित्र, गुलिस्तां के जो गुलिस्तां ग्रंथ है इसके चित्र किन चित्रकारों ने बनाए थे? बताओ देखें। तो किसने बनाए थे? बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, किस शासक के समय में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है? तो ध्यान रखिएगा शिवदान सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण के लिए कौन से चित्रकार प्रसिद्ध थे? बताओ। तो इसका सही आंसर रहेगा मूलचंद तथा उदयराम, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर चित्र शैली में किन शैलियों का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है? तो ये ईरानी में, मुगल और राजस्थानी यानी कि जयपुर के अंदर है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, अलवर शैली की निजी विशेषता किसे माना गया है? अलवर शैली की जो निजी विशेषता माना गया है तो ये सुंदर बेलबूटों वाली वसलियों का निर्माण को माना गया है, ठीक है। वेश्याओं के चित्र यानी कि गणिकाओं के चित्र केवल किस शैली में ही बने हैं? 100% रामबाण प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। यानी कि वेश्याओं के जो चित्र हैं केवल किस शैली के अंदर बने हैं? बताओ फटाफट से। तो ये ध्यान रख लेना, ये केवल और केवल अलवर शैली के अंदर बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? उनियारा शैली के विकास का मार्ग साथियों किसने प्रशस्त किया था? तो ध्यान रख लेना, नरुका ठिकाने के वंश ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरुका ठिकाने के वंश ने, ठीक है ना। उनियारा शैली पर किन शैलियों का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है? बताओ। तो इन पर ध्यान रख लेना, बूंदी और जो जयपुर शैली है इनका समन्वित प्रभाव देखने को मिलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, राम सीता लक्ष्मण व हनुमान का चित्र उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है और यह किसके द्वारा चित्रित है? रामबाण प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर रहेगा मीर बख्श के द्वारा ये चित्रित है, ठीक है ना। देखो, राव राजा सरदार सिंह ने किन कलाकारों को आश्रय प्रदान किया? बताओ। तो इन्होंने किसको जो है आश्रय प्रदान किया था? धीमा को, मीर बख्श को, काशी और राम लखन और भीम को, है ना। ये ध्यान रखना, इन पांचों को ही इन्होंने आश्रय प्रदान किया था, किसने? राव राजा सरदार सिंह ने, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अलवर शैली में पुरुषों के मुख की जो आकृति है ये किस शक्ल के अंदर बनाई गई है? बताओ। तो आम की शक्ल के अंदर ये बनाई गई है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलवर शैली की स्त्रियों के चित्रण की क्या विशेषता है? अलवर शैली की जो स्त्रियों के चित्रण है इनकी विशेषता क्या रखी गई है? ध्यान रख लेना, कद कुछ टिकने हैं, उठी हुई बेड़ियां हैं,
अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग है, ये इसकी विशेषता है, ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। शेखावाटी पर किस शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? शेखावाटी शैली आ गई है, इस पर ध्यान रख लेना। सर्वाधिक प्रभाव है जो ये जयपुर शैली का पड़ा है, ऑप्शन सी ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी क्यों कहा जाता है? ये रामबाण है भाई, इसको ध्यान रख लेना थोड़ा, इसको जो ओपन आर्ट गैलरी क्यों कहा जाता है ना। देखो, यहाँ के भित्ति चित्रण की अधिकता और अनूठेपन के कारण जो है इनको क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शेखावाटी में भित्ति चित्रों का जो निर्माण है वो किन के द्वारा और कब करवाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि श्रेष्ठी जनों द्वारा 19वीं सदी के मध्य 20वीं सदी के प्रारंभ तक जो है करवाया गया था। ठीक है, देखो अगला देखो, शेखावाटी की हवेलियों की बाहरी दीवारों के अंदर बड़े बड़े फलकों पर किसका चित्रांकन यहाँ की विशेष देन है? भाई बताओ फटाफट से, यहाँ की जो है वो विशेष देन है। तो ये कथात्मक चित्रों का जो है चित्रांकन यहाँ की एकदम विशेष देन है, तो ये ध्यान रख लेना है ना। हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर जो है कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की क्या है? ये विशेष देन है, तो ध्यान रखिएगा। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में किन रंगों की प्रधानता है? इनके अंदर जो रंग हैं वो कौन से हैं? तो ध्यान रखना, एक तो कत्थई रंग आता है, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता इसके अंदर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फ्रांस के किस व्यक्ति ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण में सराहनीय कार्य किया है? इंपॉर्टेंट है, बताओ फटाफट से कौन से हैं वो? फ्रांस के कौन से व्यक्ति हैं वो? तो वो है नदीन ला फ्रेंस, है ना। कौन है वो साथियों? नदीन ला फ्रेंस है, ये ध्यान रखना। फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य करके एक मिसाल इन्होंने पेश की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शेखावाटी की हवेलियों में छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चितेरों ने किसका अंकन किया है? बताओ देखें। तो इन्होंने ध्यान रख लेना, मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधि मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, साधु संतों, लोक कथाओं आदि का इन्होंने क्या किया था साथियों? अंकन किया था, ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, शेखावाटी के किन स्थानों का भित्ति चित्रण जो है वो अनूठा है? तो नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और बिसाऊ, है ना। और इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, यानी कि नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण जो है ये अनूठा है। ठीक है ना।